अगर आपके हाथ में इस वक्त एक स्मार्टफोन है ना, तो असल में कम से कम 4 अलग-अलग महाद्वीपों के तत्व आपकी एक मुट्ठी में कैद हैं। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात बताऊं, हाँ, बताइए। इन सब का जो नियंत्रण है वो लगभग एक ही देश के पास है। अरे बाप रे! तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले ज़मीनी ढांचे से ही शुरू करते हैं। प्रशासन और नियम। हाँ, क्योंकि बिना नियमों के तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल। कोई भी खेल बिना अंपायर और रूल बुक के तो चल ही नहीं सकता ना। भारत में खदानों और खनिजों के इस इतने भारी भरकम खेल के लिए अंपायर की भूमिका में है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। एकदम सही तुलना की आपने अंपायर से। और जो रूल बुक है जिसके तहत सब कुछ तय होता है वो है MMDR एक्ट 1957। हाँ, MMDR एक्ट। इसी कानून से तय होता है कि जमीन के नीचे की दौलत को कैसे निकाला जाएगा। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि GSI और IBM भी दो बड़े खिलाड़ी हैं इसमें। लेकिन इन सब के बीच ना एक नाम ने मेरा बड़ा ध्यान खींचा। काबिल। अच्छा, काबिल इनिशिएटिव। हाँ, ये लिथियम और कोबाल्ट के लिए बनाई गई एक पहल है। पर अजीब बात यह है कि ये सिर्फ विदेशों में काम कर रही है। मतलब जब हम भारत में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो ये अपनी खदानें भारत के बाहर क्यों तलाश रहे हैं? मैं ये सोच रहा था। ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, बात ये है ना कि जमीन के नीचे क्या है ये हम तय नहीं करते, ये भूगोल तय करता है। अच्छा। हाँ, GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक टैलेंट स्काउट की तरह जमीन के चप्पे चप्पे पर जाकर खोज करता है, और IBM यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस उस डेटा को संभालता है और नियम लागू करवाता है। राइट। लेकिन जब बात लिथियम और कोबाल्ट की आती है ना, जो भविष्य की बैटरी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर आसानी से निकाले जा सकने वाले भंडार फिलहाल काफी कम है। इसीलिए काबिल पिक्चर में आता है। बिल्कुल। इसीलिए काबिल, जिसका पूरा नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये एक बेहद कूटनीतिक हथियार की तरह काम करता है। मतलब विदेश जाकर काम करना? हाँ, ये संस्था विदेशों में जाकर वहाँ की सरकारों से बातचीत करती है, खदानों में हिस्सेदारी खरीदती है, ताकि भविष्य में जब पूरी दुनिया लिथियम के लिए लड़े ना, तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में ना पड़े। क्या बात है! मतलब अगर अपने आंगन में कुआं नहीं है, तो पड़ोसी के कुएं में पहले से अपना निवेश कर दो। एकदम सही समझे आप। तो नियम और प्रशासन तो साफ हो गए। हाँ, लेकिन अब उन खनिजों पर आते हैं जो असल में हमारी अर्थव्यवस्था का शरीर बनाते हैं। बिल्कुल। लौ खनिज, या जिन्हें हम फेरिस मिनरल्स कहते हैं। हाँ, फेरस मिनरल्स। सबसे पहले तो आयरन और यानी लौह अयस्क की बात करते हैं। भारत के नक्शे पर अगर हम देखें तो उड़ीसा के क्यूंझर और सुंदरगढ़, हाँ। और साथ ही छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के इलाके इसके बहुत बड़े गढ़ हैं। बिल्कुल। पर जब मैंने दुनिया के स्तर पर नजर डाली तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है और ब्राजील दूसरे नंबर पर। मतलब भारत के पास इतने रिजर्व्स हैं, फिर भी वैश्विक बाजार में ऑस्ट्रेलिया का ही दबदबा है। देखिए, लौह अयस्क को ना आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की हड्डियां मान लीजिए। बिना स्टील के न कोई पुल बन सकता है, न कोई बड़ी फैक्ट्री। हाँ, वो तो है। और ऑस्ट्रेलिया के पास जो लौह अयस्क है, उसकी क्वालिटी और उनके निकालने का जो स्केल है ना, वो बहुत विशाल है। लेकिन मैं एक बात समझाती हूँ, सिर्फ हड्डियां होना काफी नहीं होता। अच्छा, तो और क्या चाहिए? अगर हड्डियां बहुत सख्त होंगी ना, तो जरा से झटके से टूट जाएंगी। उन्हें दबाव सहने लायक और मजबूत बनाना पड़ता है, और यहीं पर मैंगनीज की पूरी भूमिका आती है। मैंगनीज, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट, महाराष्ट्र और उड़ीसा की बेल्ट में प्रचुर मात्रा में मिलता है। बिल्कुल वही। और वैश्विक स्तर पर देखें तो दक्षिण अफ्रीका इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मैंगनीज करता क्या है असल में? मैंगनीज वो तत्व है जो लोहे की उन हड्डियों की परमाणु संरचना को, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही बदल देता है। अरे वाह! हाँ, जब लोहे में मैंगनीज मिलाते हैं तो वो स्टील अलॉय बन जाता है। इससे स्टील इतना मजबूत हो जाता है कि वो भारी दबाव सह सकता है, मुड़ सकता है, लेकिन आसानी से चटकता नहीं। तो मतलब जहाँ लोहा बुनियादी ढांचा देता है, वहाँ मैंगनीज उसे असल ताकत देता है। इसके बिना भारी निर्माण हो ही नहीं सकता। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। तो भारी और मजबूत लोहे से अब उन धातुओं की तरफ मुड़ते हैं जो थोड़ी हल्की हैं, लेकिन हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है ना, वो इन्हीं की वजह से मुमकिन है। आप अलौह धातु खनिज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। चलिए बॉक्साइट का ही उदाहरण लेते हैं, जो कि एल्यूमिनियम का कच्चा रूप है। भारत में तो उड़ीसा यहाँ भी टॉप पर है, और साथ ही गुजरात और झारखंड में भी इसके रिजर्व्स हैं। हाँ, और दुनिया में अफ्रीकी देश गिनी नंबर 1 है इसमें। गिनी। जी। और एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी खूबी उसका हल्कापन है।
इसीलिए पूरा का पूरा जो विमानन उद्योग है यानी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री वो पूरी तरह से इसी पर टिकी है। और एल्यूमिनियम के बाद जो नाम आता है उसके बिना तो मुझे लगता है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप कॉपर की बात कर रहे हैं? हाँ, कॉपर यानी तांबा। मेरा तो ये मानना है कि अगर लोहा अर्थव्यवस्था की हड्डियां हैं तो कॉपर को हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। नर्वस सिस्टम, ये बहुत बढ़िया तुलना है ना? दीवारों के अंदर, जमीन के नीचे, हर जगह यही तांबे की तारें बिजली और डेटा दौड़ा रही हैं। बिल्कुल। और भारत में राजस्थान का खेतरी, मध्य प्रदेश और झारखंड इसके मुख्य केंद्र हैं और दुनिया में दक्षिण अमेरिका का देश चिली इस पर राज कर रहा है। पर मुझे ना सोने के आंकड़ों ने थोड़ा हैरान किया। अच्छा, गोल्ड के आंकड़ों ने? क्यों? भारत में तो कर्नाटक का कोलार और हट्टी मशहूर हैं, ये तो पता था। लेकिन दुनिया भर में सोने के उत्पादन में चीन नंबर 1 है। अमूमन हमारे जहन में दक्षिण अफ्रीका का नाम आता है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। चीन बहुत आगे है इसमें। और सिल्वर में मेक्सिको सबसे आगे हैं, जबकि भारत में तो राजस्थान में ये मुख्य रूप से जिंक निकालने के दौरान एक बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है। जी बिल्कुल। अगर आप इस पूरी नॉन फेरस दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें ना, तो एक बहुत स्पष्ट बात नजर आती है। वो क्या? वो ये कि यहाँ सत्ता पूरी तरह से बटी हुई है। किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है यहाँ। सही कहा। देखिए, बॉक्साइट के लिए पश्चिम अफ्रीका के गिनी पर, कॉपर के लिए दक्षिण अमेरिका के चिली पर, सिल्वर के लिए उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको पर और सोने के लिए एशिया के चीन पर। मतलब सबको मिल बांट कर ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, यहाँ तक कि लेड और जिंक की बात करें, जिनका भारी इस्तेमाल गैल्वेनाइजेशन में होता है। गैल्वेनाइजेशन मतलब लोहे पर वो सुरक्षा परत चढ़ाना ना, जिससे जंग ना लगे। हाँ, वही। उसमें भी भारत का राजस्थान प्रमुख केंद्र है, जावर और रामपुरा अगुचा। पर दुनिया में चीन नंबर 1 है। और निकिल को ही ले लीजिए, जो स्टेनलेस स्टील और बैटरी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, निकिल। वो भारत के ओडिशा में है, लेकिन पूरी दुनिया सप्लाई के लिए इंडोनेशिया की तरफ देखती है। तो ये साफ दिखाता है कि इन अहम धातुओं के लिए दुनिया के किसी भी देश को एक दूसरे से व्यापार करना ही पड़ेगा। कोई भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, इन सभी धातुओं को खदान से निकालकर, पिघलाकर आकार देने के लिए भयंकर गर्मी और ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा के बिना तो ये सब सिर्फ जमीन के पत्थर हैं। सही बात है। तो अब बात करते हैं ऊर्जा खनिजों की, यानी एनर्जी मिनरल्स, जो इस पूरी मशीनरी को असल में चलाते हैं। सबसे पहले तो कोयला। भारत में झारखंड का झरिया और बोकारो, छत्तीसगढ़ और ओडिशा इसके हब हैं। और दुनिया में चीन पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर है। यहीं पर ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? आज हम हर मंच पर क्लीन एनर्जी, सोलर पावर और जीरो एमिशन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर भी कोयले के उत्पादन में चीन और भारत का टॉप पर होना क्या दर्शाता है? क्या ये ट्रांजिशन सिर्फ एक कागजी शब्द है और असल में हम आज भी बस कोयले की ही खदानें खोद रहे हैं? ये सवाल बहुत गहरा है और ये ना वर्तमान भू राजनीति और विकास का सबसे कड़वा सच है। अच्छा। सच्चाई ये है कि जिसे हम क्लीन एनर्जी कहते हैं, चाहे वो सोलर पैनल हो या विंड टर्बाइन, उन्हें हवा से तो नहीं बनाया जा सकता ना। हाँ, जाहिर है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारी उद्योग चाहिए, बहुत सारा स्टील और एल्यूमिनियम चाहिए, और उन भट्टियों को 24 घंटे चालू रखने के लिए वो ऊर्जा चाहिए जो सस्ती हो, स्थिर हो और जिस पर मौसम का कोई असर ना हो। बेस लोड पावर। बिल्कुल। और वो ऊर्जा आज भी मुख्य रूप से थर्मल पावर यानी कोयले से ही आ रही है। चीन और भारत विकासशील देश हैं जिन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, इसलिए कोयले की जो निर्भरता है वो रातों रात खत्म नहीं हो सकती। बात तो सही है। लेकिन बदलाव की कोशिशें हो रही हैं। आप यूरेनियम को देखिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी का मुख्य स्रोत है। दुनिया में कजाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में? भारत में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ले, झारखंड और मेघालय में इसके भंडार हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कोयले का एक ऐसा विकल्प है जो बिना कार्बन उत्सर्जन के भारी मात्रा में और लगातार ऊर्जा दे सकता है। दुनिया अब धीरे धीरे उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। चलिए, ये तो एक अच्छी खबर है। और ऊर्जा के बाद पेट्रोलियम आता है, जो असम के डिगबोई, गुजरात, राजस्थान में है। और विश्व में यूएसए, सऊदी अरब और रूस टॉप पर हैं। जी। और नेचुरल गैस भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन और असम में मिलती है। और विश्व में यूएसए और रूस आगे हैं। हाँ, ये सब अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। तो चलिए, ऊर्जा मिल गई और धातुएं भी तैयार हो गई। अब शहर बसाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनकी बात करते हैं। गैर धात्विक खनिज या नॉन मेटालिक मिनरल्स।
इन्हें हम खामोश निर्माता कह सकते हैं। खामोश निर्माता। हाँ, क्योंकि ये धातुओं की तरह चमकते नहीं हैं, लेकिन सीमेंट और हमारी इमारतों की जान यही है। जैसे लाइमस्टोन, जो सीमेंट बनाने का सबसे मुख्य हिस्सा है। भारत में तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। बिल्कुल। फिर माइका या अब्रक है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी सह सकता है और बिजली का कुचालक है, इसलिए ये एक शानदार इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। ये आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और राजस्थान में है। और दुनिया में चीन और मेडागास्कर इसके लिए जाने जाते हैं। राइट। फिर जिप्सम है, जो सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वो भी राजस्थान में है। हाँ। और एक होता है डोलोमाइट, जिसका इस्तेमाल रिफ्रैक्टरी में होता है। रिफ्रैक्टरी यानी वो ईंटें जो स्टील पिघलाने वाली भट्टियों के अंदर लगाई जाती हैं। हाँ, ताकि भट्टी खुद न पिघल जाए। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। पर आपने एक चीज गौर की, यहाँ राजस्थान का नाम बार बार आ रहा है। हाँ, मैंने नोटिस किया। जिंक और सिल्वर जैसी धातुओं के अलावा लाइमस्टोन और जिप्सम जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी राजस्थान भारत का एक बहुत बड़ा केंद्र है। बिल्कुल, राजस्थान का जो भूगोल है ना, वो निर्माण सामग्री के लिहाज से बेहद समृद्ध है। लेकिन अगर आप इन गैर धात्विक खनिजों के वैश्विक उत्पादन के नक्शे पर नजर डालें, तो एक बहुत ही गहरा पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? लाइमस्टोन हो, माइका हो, जिप्सम हो या डोलोमाइट, इन सब के वैश्विक उत्पादन में निर्विवाद रूप से नंबर 1 पर कौन बैठा है? चीन। चीन। और ये कोई सहयोग नहीं है। चीन ने सिर्फ हाईटेक स्मार्टफोन्स या आधुनिक धातुओं पर ही कब्जा नहीं किया है, बल्कि दुनिया भर के बुनियादी ढांचे और निर्माण सामग्री पर भी अपना एक छत्र राज कायम कर रखा है। ये तो सच में डरावना है। और जब हम इमारतों की बुनियाद से उठकर 21वीं सदी की उस तकनीक की तरफ चलते हैं ना, जो भविष्य लिख रही है, तो वहां भी मुझे एकाधिकार नजर आता है। आप क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्मार्टफोन्स, आधुनिक रक्षा उपकरण, ये सब टिके हैं भविष्य के महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों पर, जिन्हें हम क्रिटिकल या रेयर मिनरल्स कहते हैं। बिल्कुल। आजकल तो लिथियम और कोबाल्ट को आज के युग का नया तेल यानी न्यू ऑयल कहा जा रहा है। भारत में तो जम्मू कश्मीर के लियासी और कर्नाटक में लिथियम मिलने की खबरें आई है। हाँ, खबरें तो आई हैं। और दुनिया में उत्पादन तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रिजर्व दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया के पास है। यहाँ ना बोलिविया का उदाहरण हमें बहुत कुछ समझाता है। वो कैसे? देखिए, बोलिविया के पास लिथियम के विशाल भंडार तो हैं, हाँ। लेकिन उस लिथियम को नमक के पानी से बाहर निकालने की जो जटिल तकनीक चाहिए, हाँ। और जो भारी निवेश चाहिए, वो उनके पास नहीं है। अच्छा। भंडार होना और उसे इस्तेमाल करने लायक बैटरी ग्रेड धातु में बदलना, इन दोनों के बीच दशकों का फासला हो सकता है। ओहो, मतलब जमीन के नीचे खजाना होना काफी नहीं है, उस खजाने की चाबी भी होनी चाहिए। एकदम सही। इसी तरह रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, यानी REE, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत में ये केरल की मोनाजाइट रेत, ओडिशा और तमिलनाडु में मिलते हैं। और कोबाल्ट भी है, जो बैटरी को स्थिर रखने के लिए चाहिए। हाँ, कोबाल्ट जो भारत में ओडिशा में है और दुनिया में DR कॉन्गो में है। बैटरी के एनोड के लिए ग्रेफाइट चाहिए, जो ओडिशा, झारखंड, अरुणाचल में है। डिफेंस के मजबूत अलॉय के लिए टंगस्टन राजस्थान में है। और कैटलिस्ट के लिए प्लैटिनम ओडिशा, तमिलनाडु और विश्व में दक्षिण अफ्रीका में है। इतने सारे नाम हैं, लेकिन अगर इस पूरे हिस्से को हम वापस अपने चर्चा की शुरुआत से जोड़े ना, जहां हमने काबिल इनिशिएटिव की बात की थी, हाँ, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आप देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और टंगस्टन, इन तीनों के विश्व उत्पादन पर पूरी तरह से चीन का राज है। मतलब भविष्य की चाबी उनके पास है। बिल्कुल, भविष्य की जो तकनीक है वो चीन के नियंत्रण वाले खनिजों पर गहराई से निर्भर है। भारत के पास जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार जरूर मिले हैं, लेकिन उन्हें जमीन से निकालकर प्रोसेस करके बैटरी बनाने लायक बनाने में सालों लग सकते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार को केबल जैसी कूटनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, अपनी जरूरतें पूरी करने और विदेशी खदानों को सुरक्षित करने के लिए ये कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। समझ गया। और देखिए, भविष्य की तकनीक के साथ साथ हमारी जो भारी इंडस्ट्रियल मशीनरी है ना, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कुछ बेहद खास खनिजों की जरूरत होती है, जिन्हें हम औद्योगिक और विशेष खनिज या इंडस्ट्रियल एंड स्पेशल मिनरल्स कहते हैं। जी बिल्कुल। जैसे क्रोमाइट, जिसके बिना स्टेनलेस स्टील बन ही नहीं सकता। भारत में ये ओडिशा की सुकिंदा घाटी में है और दुनिया में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 है। राइट। फिर टिन है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जों की सोल्डरिंग के काम आता है। वो भारत के छत्तीसगढ़ और विश्व में चीन व इंडोनेशिया में मिलता है। और मॉलिब्डेनम, जो अलॉय स्टील को कठोर बनाता है, वो तमिलनाडु और विश्व में चीन तथा USA में पाया जाता है।
यहाँ ना दक्षिण अफ्रीका की भू राजनीतिक अहमियत को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, वो क्यों? क्योंकि क्रोमाइट में दुनिया में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 है और अभी हमने जिस प्लैटिनम की बात की थी उसमें भी वही सबसे आगे है। क्रोमाइट के बिना स्टेनलेस स्टील की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, और प्लैटिनम के बिना गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर या कई रासायनिक प्रक्रियाएं नहीं हो सकती। इन विशेष खनिजों पर नियंत्रण दक्षिण अफ्रीका को वैश्विक सप्लाई चेन में एक ऐसा देश बनाता है जिसे कोई भी ताकत नजरअंदाज नहीं कर सकती। बाप रे। मतलब इतनी सारी खदानों, खनिजों और देशों की भूल भुलैया से गुजरने के बाद अब वक्त आ गया है कि इन सारे डॉट्स को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखी जाए। हाँ, एक मेमोरी जोन बना लेते हैं। बिल्कुल। अगर हमें इस बात का नक्शा समझना है कि कौन किस पर राज कर रहा है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ बेहतरीन मेंटल शॉर्टकट्स हैं। अरे वाह, बताइए। भारत के जो कोर मिनरल स्टेट्स है ना, यानी खनिज से सबसे अमीर राज्य, उनका शॉर्टकट है ओडीजेसी के। ओ से ओडिशा, डी और जे से झारखंड, ये ओडीजे हो गया, सी से छत्तीसगढ़ और के से कर्नाटक। ये तो बहुत बढ़िया चीट कोड है ना? और जो देश दुनिया पर राज कर रहे हैं उनके लिए शॉर्टकट है कैगबिस। सी से चीन, ए से ऑस्ट्रेलिया, जी से गिनी, बी से ब्राजील, आई से इंडोनेशिया और एस से दक्षिण अफ्रीका। ये शॉर्टकट्स ना सिर्फ परीक्षाओं के लिए बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में वर्चस्व को समझने के लिए भी कमाल के हैं। एकदम सही। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें ना, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। भारत के अंदर उड़ीसा खनिजों के मामले में सबसे अमीर राज्य है। राजस्थान अलोह धातुओं यानी नॉन फेरस का सबसे बड़ा हब है और झारखंड हमारी ऊर्जा यानी कोयला और यूरेनियम का मुख्य केंद्र है। लेकिन एक चेतावनी भी तो है इसमें। हाँ, सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी भविष्य की धातुओं के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है और वहीं दूसरी तरफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ग्रेफाइट पर चीन का जो एकाधिकार है वो वर्तमान भू राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो आने वाले दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देगी। बिल्कुल। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक बार वन लाइन रिवीजन कर लेते हैं, एकदम तेज रिकैप। चलिए। आयरन यानी लोहा, उड़ीसा ऑस्ट्रेलिया। कोल यानी कोयला, झारखंड चीन। बॉक्साइट, उड़ीसा गिनी। कॉपर, राजस्थान चिली। और आखिर में लिथियम, जम्मू कश्मीर ऑस्ट्रेलिया। इन 5 लाइनों में पूरी दुनिया की औद्योगिक ताकत और भविष्य की रणनीतियों का पूरा नक्शा छिपा हुआ है। बिल्कुल। और